हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम घूर्णन गति के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन जो थीटा होता है वो रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या के बराबर होता है। मतलब ऐसे होता है कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, कोण बराबर चाप तो हो जाएगा ds अपॉन r, ऐसे हो जाएगा कोणीय विस्थापन, ऐसे हो जाएगा। तो देखो कोणीय जो वेग है, कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की जो दर होती है उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन बटे समांतराल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये रिलेशन काफ़ी काम का है। वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय जो त्वरण है होता है एल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी या डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर। तो देखो ए वेक्टर बराबर एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जो रेखीय जो त्वरण जो होता है ना, रेखीय त्वरण, वो देखो जैसे v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है, वैसे ही रेखीय जो त्वरण होता है कोणीय त्वरण और स्थिति सदिश का क्या होता है, सदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखो यहाँ पे अब थीटा ओमेगा और अल्फा तीनों कैसे सदिश है, अक्षीय सदिश है। देखो घूर्णन गति के समीकरण अपन चर्चा करते हैं। अपन घूर्णन गति के यदि अल्फा कांस्टेंट हो तो देखो जब आपका जो घूर्णन जो रोटेशनल जो एक्सीलरेशन है, घूर्णी जो त्वरण है वो कांस्टेंट है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। और जैसे अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, त्वरण कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, ऐसे निकालेंगे। देखो ओमेगा 2 बराबर, देखो जैसे v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, वैसे ही ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। जिस प्रकार s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वैसे ही देखो थीटा बराबर यू टी ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जिस प्रकार s स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, वैसे ही ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा होता है। ये कोणीय गति में देखो जिस प्रकार nवें सेकंड में चली गई जो दूरी होती है ना, वो s nth बराबर ये होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ऐसे लेते हैं। इसी प्रकार nवें सेकंड में कोणीय जो विस्थापन होगा ओमेगा 1 2n माइनस 1 अल्फा बाई 2 2n माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण I बराबर एम आर स्क्वायर होता है। कणों की निकाय के लिए m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। दृढ़ पिंड के लिए देखो I बराबर dm इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, I बराबर dm इंटू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण जो है ना द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है, तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। घूर्णन त्रिज्या निकालते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या भी इसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर I बाई स्मॉल m। यहाँ पे k जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखो यहाँ पे जो परिभ्रमण जो त्रिज्या है वो पिंड के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती है। देखो जड़त्व आघूर्ण की कुछ प्रमेय हैं। सबसे पहले लंबवत अक्षों की प्रमेय है iz बराबर ix प्लस iy स्क्वायर। समांतर अक्षों की प्रमेय है I बराबर I सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू बॉडी का मास इंटू जिस अक्ष से अपने को निकालना है उससे दूरी का स्क्वायर। देखो कुछ नियमित पिंडों का जड़त्व आघूर्ण आपको याद रखना है। देखो जैसे वर्ताकार वलय के तल के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। वर्ताकार चक्ति के तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के साथ एम आर स्क्वायर बाई 2। इसी प्रकार छिद्रित चक्ति के तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष m बाई 2 चक्ति है ना, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। देखो ठोस गोले के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले व्यास के सापेक्ष, तो देखो I बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर। खोखले गोले के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I बराबर 2/3 एम आर स्क्वायर। देखो खोखले बेलन के लंबाई के समांतर ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष, खोखला बेलन है तो देखो खोखला बेलन है, ये इसको अगर खीरे की तरह ने इसकी छोटी छोटी अगर कट किया जाए तो ये रिंग ही बन जाता है। तो रिंग का खोखले बेलन का लंबाई के समांतर और ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष, तो ये हो जाता है I बराबर एम आर स्क्वायर। अब देखो खोखला
जो बेलन है उसके लंबाई के तो लंबवत गुजरने वाली लंबाई के जैसे ये है, ये ऐसे है, सॉरी ऐसे ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखो ये रिंग प्लस रोड का रूप है ये, तो रिंग का व्यास के सापेक्ष कितना होता है? mr²/2, रोड का ml²/12 होता है। चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं ठोस बेलन का लंबाई के समानांतर होगा तो I बराबर mr²/2। ठोस बेलन के लंबाई के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है उसके सापेक्ष पूछ ले। तो ठोस बेलन है, तो ठोस बेलन है ये क्या बन जाएगा? डिस्क प्लस रोड हो जाएगा। तो डिस्क का देखो उसके व्यास के सापेक्ष हो जाएगा mr²/4 और रोड का होता है ml²/12। देखो पतली छड़ के लंबाई के लंबवत वह सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, तो छड़ का होता है I बराबर ml²/12। पतली छड़ के एक सिरे से, तो देखो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो अपने को पता है ml²/12 है और m रोड का मास ये है, और अपनी जो पतली छड़ है उसका एक सिरे से तरक जाओगे तो सेंटर से तो l/2 दूरी पे ही है, तो दोनों को जोड़ोगे तो I बराबर आपको ml²/3 मिल जाएगा। आयताकार पटल में भुजा A के लंबवत व सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला, जैसे मान लो ये आयताकार पटल है, यहाँ पे जिस भुजा के लंबवत अपन लेते हैं, भुजा A के लंबवत तो ma² हो जाएगा, और भुजा B के लंबवत लेंगे तो mb²/12 हो जाएगा। वह सेंटर ऑफ मास से गुजर, हाँ देखो नेक्स्ट है घन के लंबवत, घन के फलक के लंबवत व सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले, तो घन के लिए देखो ma²/6 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं किसी बिंदु के पारित जो बल व आघूर्ण होता है टो वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ये होता है। इसी प्रकार कोणीय संवेग जो होता है ना l वेक्टर बराबर होता है l वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ये होता है। इसी प्रकार जो कोणीय जो संवेग होता है ना L बराबर I ओमेगा भी होता है। L बराबर क्या होता है? I ओमेगा। और इसी प्रकार टो बराबर जो है ना, जैसे देखो P बराबर होता है ना mb, वैसे ही कोणीय संवेग L, मास की जगह तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह कोणीय रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग। इसी प्रकार देखो टो बराबर होता है I अल्फा। देखो टो बराबर जैसे अपन F बराबर लिखते हैं ना ma, तो यहाँ पे घूर्णन गति में जो जड़त्व का काम करता है वो जड़त्व आघूर्ण करता है, और अल्फा की जगह रेखीय त्वरण की जगह कोणीय त्वरण I अल्फा। तो ये वहाँ पे अपन पढ़ते हैं dp/dt, यहाँ पे पढ़ेंगे dl/dt। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, वहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर। देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि टो बराबर 0, एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो 0 होता है, तो कोणीय संवेग आपका क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो उस कंडीशन में अंतिम जो मोमेंटम जो होगा, अंतिम जो कोणीय संवेग होगा वो प्रारंभिक कोणीय संवेग के बराबर होगा। तो यहाँ से I1 ω1 बराबर क्या हो जाएगा? I2 ω2 हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक घूमचक्र पर खड़ा व्यक्ति अपनी बाहें फैलाए हुए एक निश्चित कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। वह अचानक अपनी बाहें समेट लेता है। यदि सिमटी हुई बाहें उसका जड़त्व आघूर्ण जो है फैली हुई बाहों के साथ, जड़त्व आघूर्ण का क्या है? 2/3 है, तो उसकी घूर्णन की गतिज ऊर्जा में क्या चेंज होगा? देखो 50% बढ़ जाएगी, 50% घट जाएगी, 33% बढ़ जाएगी या 33.3% घट जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप करेंगे स्वयं। कोई डांस कर रही थी जिसका प्रारंभिक कोणीय जो वेग है वो ओमेगा I है, जड़त्व आघूर्ण ओमेगा I है, और अंतिम जैसे ये बाहें समेट लेती हैं तो अंतिम जो कोणीय वेग है ओमेगा F और प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा IF है। तो देखो यहाँ पे अंतिम जो कोणीय संवेग है वो पहले वाले जो कोणीय संवेग है समेटने के बाद में जो कोणीय संवेग है वो पहले वाले जो कोणीय संवेग का 2/3 I है। एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उस रूल को लगाएंगे, क्योंकि जैसे वो अपनी बाहें को समेटती है तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती है। तो ओमेगा I बराबर I ओमेगा I बराबर IF ओमेगा F।
तो यहाँ पे ये अंतिम कोणीय वेग आप इसका निकालें तो वो प्रारंभिक कोणीय वेग का 3/2 आता है। तो देखो अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे एक बार तो अंतिम, अब देखो रोटेशन इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इंटू 100। तो यहाँ पे जो जड़त्व आघूर्ण है तो 2/3 गुना कम हुआ है, लेकिन इसका जो घूर्णन की जो त्रिज्या है वो 3/2 से बढ़ गई, -1 × 100। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को करने के बाद में अपना 50% जो है इसका सही जवाब आ जाता है। आंसर जो 1 है इसका वो क्या आ जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। दृढ़ पिंड कैपिटल एम पर लपेटे गए धागे से जुड़े पिंड की एम की गति है। दृढ़ पिंड कैपिटल एम पर लपेटे गए धागे से जुड़े पिंड एम स्मॉल एम की जो गति है उसको अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे दृढ़ पिंड है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है। यहाँ पे टी इस पे तनाव बल है, एम जी ये नीचे की तरफ लटका हुआ इस पे बाहर है। तो देखो यहाँ पे बिंदु द्रव्यमान स्मॉल एम का त्वरण कितना होगा, जो लटका हुआ जो द्रव्यमान है उसका त्वरण कितना होगा, तो आप निकालेंगे A बराबर G बटे 1 + I बटे mr², I बटे mr², इसके ये हो जाएगा। तो ये जो एक्सीलरेशन आया है ना ये इस द्रव्यमान का आया है। दृढ़ पिंड का जो मास है वो कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है। हाँ जी देखिए बिंदु द्रव्यमान स्मॉल एम का जो त्वरण होगा A बटे G बटे 1 + I बटे mr²। देखो A बराबर G बटे 1 + I बटे mr² हो जाएगा। धागे में जो तनाव है वो कितना हो जाएगा, धागे में जो तनाव है T बराबर mg मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटे I प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसके बाद में देखो बिंदु द्रव्यमान का जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बिंदु द्रव्यमान का वेग V बराबर 2gh बटे 1 + I बटे mr²। देखो यहाँ पे हर जगह 1 + I बटे mr² आ जाएगा बस। त्वरण में तो ये तनाव बल में देखो यहाँ से I बटे mr², यहाँ पे एक्सीलरेशन में देखो 1 + I बटे mr², और बिंदु का जो वेग है वो भी वहाँ पे भी 2gh बचे 1 + I बटे mr²। वहाँ पे आपको सिचुएशन याद रखनी पड़ेगी। दृढ़ पिंड का जो कोणीय वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कोणीय वेग जो हो जाएगा ओमेगा बराबर 2mgh बटे 1 I + mr²। देखो ये हो जाएगा दृढ़ पिंड जो है ना यहाँ पे उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, √2mgh बटे I + mr²। रोलिंग मोशन की अपन बात कर रहे हैं। प्योर रोलिंग जो मोशन है उसकी शर्त है कि पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट हो वो क्या होना चाहिए, विराम में होना चाहिए। प्योर रोलिंग मोशन की शर्त क्या है कि पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट हो क्या होना चाहिए, विराम में होना चाहिए। इसके बाद में रोलिंग जो मोशन होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन के बराबर होता है। रोलिंग जो मोशन किसके बराबर होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन के बराबर होता है। प्योर रोलिंग मोशन में V बराबर तो R ओमेगा और A बराबर α r लेंगे। प्योर रोलिंग जो मोशन है उसमें हम V बराबर तो R ओमेगा और A बराबर क्या लेंगे, α r लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रेखीय गति है। यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी v है, यहाँ पे भी 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 v है। घूर्णन गति में देखो यहाँ पे v, यहाँ पे v, यहाँ पे v, यहाँ पे v, यहाँ पे सेंटर पे 0। लेकिन यहाँ पे अपन देखो लौटनी जो गति है, रोलिंग जो मोशन है ना, इसमें देखो बॉटम में 0, बॉटम में तो क्या होगी 0, टॉप पे होगी 2v और सेंटर में v। इस लाइन में सभी जगह v होगी और ऐसे ऊपर या नीचे की तरफ जो होगी वो √2v होगी। ऐसे ऊपर या नीचे की तरफ क्या होगी, √2v होगी। इसके बाद रोलिंग मोशन में जो गतिज ऊर्जा होती है, रोलिंग पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी, देखो 1/2 mv² तो वहाँ पे अब चलते हैं तो 1/1 + k² बटे r² जोड़ देना। रोलिंग मोशन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, k बराबर 1/2 mv² तो चलता ही है तो 1 + k² बटे r² इसमें और कर देंगे। अब देखो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जो मोशन है उसका रेशियो किसके बजाय, ट्रांसलेशन में तो क्या होता है 1/2 mv² होता है और यहाँ पे रोटेशनल में देखो 1/2 mv² प्लस k² बटे r² भी चलता है तो mv² से तो ये चला जाता है। लेकिन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जो मोशन है इसका जो अनुपात होगा k² बटे r² के 1/k² बटे r² के बराबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस टोटल का पूछ ले, ट्रांसलेशनल प्लस टोटल का पूछ ले तो 1/1 + k² बटे r²।
ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का पूछ ले 1/1 प्लस k² ये हो जाएगा रेशियो। चलते हैं नेक्स्ट। आपको पूछ ले रोटेशनल प्लस टोटल का पूछ ले, तो रोटेशनल का हो जाएगा k² और टोटल का हो जाएगा 1 प्लस k² रोटेशनल प्लस टोटल पूछ ले k² प्लस 1 प्लस k² ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला है नत तल पर बिना फिसले लुढ़कते पिंड की गति या लौटने गति कितनी होगी। मतलब कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पर बिना फिसले लुढ़कते जो पिंड है उसकी लौटने जो गति है उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। न्यूनतम जो बिंदु पर है वेग कितना होगा। देखो √2gh होता है अपन को पता है, लेकिन अपन लौटनी गति पढ़ रहे हैं 1 प्लस k² प्लस r² का भाग दे देना इसमें, है ना। इसके बाद में निम्नतम बिंदु पर रेखीय त्वरण कितना होगा, तो g sin थीटा होता है, लेकिन इसमें भी अपन क्या कर देंगे 1 प्लस k² का भाग दे देना, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं तल के निम्नतम बिंदु पर पहुंचने में जो लगा समय है, तो देखो t बराबर होता है 2s/a करते हैं, तो देखो यहाँ पे निम्नतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय ये होता है 2h/a, 2h/g भी आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे 2sg है अपना जो इंक्लाइन प्लेन है, तो g sin थीटा होता है एक्सीलेशन, और देखो यहाँ पे रोलिंग मोशन की बात कर रहा है तो 1 प्लस k² से भी इसको क्या करेंगे गुणा करना पड़ेगा, तो ये होता है। इसके बाद में बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्कुलर मोशन, जिसको बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के चर एक एक करके बात करते हैं। सर्कुलर जो मोशन होती है ना, इसमें जो विस्थापन होता है वो कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर्कुलर गति में विस्थापन जो होता है ना 2r sin θ/2 के बराबर होता है। सर्कुलर जो गति है इसमें विस्थापन होगा 2r sin θ/2 के बराबर होगा, लेकिन जो दूरी है वो चाप के बराबर होती है। दूरी होगी, दूरी बराबर देखो कोण बराबर चाप अपन त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर हो जाएगा त्रिज्या इंटू कोण। तो ये दूरी जो होगी ना वृत्तीय पथ में चली गई वो चाप के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, चाप के बराबर होगी। कोणीय विस्थापन देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वही है ना। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ की बात करें dθ/d, v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये भी अपन पढ़ के आगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो वेग में परिवर्तन कितना होगा। वेग में परिवर्तन कितना होगा सर्कुलर मोशन में, तो डेल्टा v बराबर 2r sin θ/2। विस्थापन में कितना था 2r sin θ/2, सॉरी यहाँ पे 2v sin θ/2 आना चाहिए, 2v sin θ/2 आना चाहिए। देखो ये वेग में परिवर्तन हो जाएगा 2v sin θ/2 ना। त्वरण जो होता है ना सर्कुलर जो मोशन है उसमें दो प्रकार से होता है, a वेक्टर बराबर अल्फा क्रॉस r वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस v वेक्टर। ये तो जो अल्फा क्रॉस r वेक्टर आता है ना इसको तो बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलेशन, ओमेगा क्रॉस जो v आता है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होता है। देखो इसमें एक्सीलेशन दो प्रकार के होते हैं, अल्फा क्रॉस r, एक तो होता है अल्फा क्रॉस r, एक होता है ओमेगा क्रॉस v। तो ये टेंजेंशियल एक्सीलेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन। स्पर्श रेखीय जो त्वरण होता है ना at बराबर होता है dv/dt। स्पर्श रेखीय त्वरण आपसे पूछ ले तो dv/dt करना है और ये अल्फा r के बराबर हो जाएगा। जबकि अभिकेंद्रीय जो त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू वी के बराबर होता है। v²/r कह सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर r कह सकते हैं। देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के साथ जो टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। देखो कुल त्वरण का फॉर्मूला ये भी याद कर लेना, कुल त्वरण a बराबर ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। कुल त्वरण a बराबर ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। तो a बराबर ये तो हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन v²/r का होल स्क्वायर, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलेशन dv/dt का होल स्क्वायर। देखिए वृत्तीय गति के अपन समीकरण पढ़ते हैं। डेल्टा थीटा बराबर होता है डेल्टा थीटा बराबर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। जैसे अपन ने पढ़ा है v बराबर u प्लस at पढ़ा है ना, वैसे ही ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा t होता है। ठीक वैसे ही देखो जैसे आपने s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ा है, ठीक वैसे ही थीटा बराबर ओमेगा नोट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर होता है। ये घूर्णन गति में होता है या वृत्तीय गति में होता है।
जैसे आपने वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा है, वैसे ही ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, ये होता है। इसके अलावा देखो, जैसे आपको कुल विस्थापन आपको निकालना है और प्रारंभिक प्लस अंतिम कोणीय वेग आपको दे रखा है, उसमें 2 का भाग दो और औसत निकाल के उसको समय से गुणा कर दो। यदि आपको एक्सेलेरेशन निकालना हो तो अल्फ़ा बराबर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बटे टी, ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट एक बार क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। एक कण प्रदर्शित वृत्त पर नियत चाल से चलता है। जब यह ए पर है तब इसके निर्देशांक x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। इसका वेग 6 मीटर पर सेकंड आई कैप है। जब ये बिंदु बी पर पहुंचता है तो इसका वेग और त्वरण बताओ। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सारे 6 आई कैप है, क्योंकि देखो नियत चाल से बोल रहा है, केवल दिशा बदलेगी। और यहाँ पे इसके एक्सीलरेशन है, और नियत चाल से जब भी चलता है तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट पे है तब इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड आई कैप आपने बता दी। जब ये बी पे है तो वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी सेम रहेगी, केवल जे कैप हो जाएगा, सॉरी स्पीड तो सेम रहेगी, केवल वेक्टर फॉर्म में जे कैप लगा देंगे। लेकिन अब बात करते हैं अपन एक्सीलरेशन की, क्योंकि देखो कांस्टेंट स्पीड है, ये चाल है, यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसे कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन होता है 0 होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है। सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है ना, AC बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाएगा 36 बटे R 3, तो ये हो जाएगा 12। अब देखो इसकी दिशा, देखो दिशा तो सेंटर की तरफ ही होगी ऐसे ही, तो ये हो जाएगा आई कैप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 6 जे कैप ढूंढो पहले, तो जे कैप हो गया ये, और ये हो जाएगा इसका तीसरा जो सही जवाब हो जाएगा इसका। देखो इसको इधर चलते हैं, ये आपका इसका सारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट और फॉर्मूले हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, वृत्तीय पथ में अधिकतम चाल। सड़क पे सुरक्षित चाल कितनी होगी, वी मैक्सिमम बराबर म्यू एस आर जी। देखो बहुत ही, किसी सड़क पर सुरक्षित जो चाल होती है वी मैक्सिमम बराबर म्यू एस इंटू आर जी, वी मैक्सिमम बराबर म्यू एस इंटू आर जी हो जाएगा। बंकित सड़क पर चाल कितनी हो जाएगी जब आपकी सड़क थीटा कोण पर बंक है तो वी मैक्सिमम बराबर, देखो वी मैक्सिमम बराबर कितनी हो जाएगी बंकित सड़क पर, म्यू एस प्लस टेन थीटा और 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इंटू आर जी, ये फ्री में आएगा ऐसे मान लो। आर जी वहाँ पर केवल म्यूज था, यहाँ पे टेन थीटा ऐड करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि रोड अपनी बैंक है। म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इंटू आर जी, ये बंकित सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल है। घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर फिसलना, घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर वस्तु का फिसलना, ये ऐसे कहते हैं, डेथ वैली बोलते हैं इसको, डेथ वेल, या कह सकते हैं मौत का कुआं। तो देखो वहाँ पे अभिकेंद्रीय जो बल है उसके घर्षण बल से क्या होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो म्यू एम जी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। घर्षण बल का मान ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो मौत के कुएं में चल पाएगा। साइकिल सवार पर मुड़ना, टेन थीटा बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर जी, टेन थीटा बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बटे आर जी, ये साइकिल सवार का मुड़ना होता है। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति अपन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे जो तनाव होगा एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बटे एल। देखो ये तो इसके भार के कारण आ गया, और ये अभिकेंद्रीय बल जो है भार की तरफ लगेगा, तो ये तो तनाव बल आ गया एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बटे एल। अब देखो यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू रख के ना अब अलग अलग जगह पे वेग निकाल सकते हैं। देखो वेग की जो वैल्यू होगी ना थीटा इस बिंदु पे, देखो यू स्क्वायर माइनस 2gl, देखो अपन यू स्क्वायर माइनस 2gh कर दो एक बार, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, एच की जो वैल्यू है ना अपन यहाँ पे निकालते हैं। एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एच की वैल्यू, तो देखो ये जैसे पूरी जो लंबाई है ये एल है और अपने को तो एच ही चाहिए, सॉरी ये नीचे की लंबाई चाहिए अपने को तो ना,
तो ये नीचे की लंबाई के लिए देखो पूरी जो है पूरी कितनी है एल है, और नीचे की के ये पूरी ये घटाएंगे ना तो ये हो जाएगी एल कोस थीटा, एल माइनस एल कोस थीटा। तो एल बाहर ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो देखो यू स्क्वायर माइनस यू जी एच कर लेना आप, और एच की जो वैल्यू होती है ना एल 1 माइनस कोस थीटा होती है ना। किसी बिंदु पर तनाव कितना होगा, तो तनाव कितना होगा एम जी कोस थीटा, ये तो उसके भार के कारण एम वी स्क्वायर बटे एल, ये अभिकेंद्रीय बल के कारण। ऊर्ध्वाधर लूप की क्रांति की स्थिति मतलब एक पूरा चक्र कब काट लेगा, जब वेग जो है ना निम्नतम बिंदु पर √5 के बराबर है। यदि 5 संपूर्ण तल में वृत्तीय गति करेगा जब वेग जो है ना निम्नतम बिंदु पर √5 से क्या होगा ज़्यादा होगा। दोलनी स्थिति के लिए जब वेग जो है ना √2 से भी क्या होगा कम होगा। दोलनी ओसिलेटरी जैसे ऐसे मोशन करेगा तो इसके लिए वेग 2 के से कम होना चाहिए। पथ छोड़ने के लिए, पथ छोड़ कब देगा, जब दोनों के बीच में हो जाएगा तो कहीं जाके छोड़ने की कंडीशन क्या है, √2 और 5 के बीच का वेग होना चाहिए। देखो कोस थीटा, इस स्थिति में कोस थीटा कैसे निकालोगे आप, तो यू स्क्वायर माइनस 2 GL। देखो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, यू स्क्वायर माइनस 2 GL एक साथ याद करेंगे पूरा, यू स्क्वायर माइनस 2 GL बटे 3 GL। कोस थीटा की पथ को अगर छोड़ देगा तो कोस थीटा की वैल्यू कहाँ जाके छोड़ेगा, किस थीटा की किस वैल्यू के लिए छोड़ेगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2 GL बटे 3 GL ये हो जाएगा। देखो वृत्त को छोड़ने के बाद कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्त को छोड़ने के बाद कण का पथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तनाव का जो मान न्यूनतम बिंदु पर, तनाव का जो मान है निम्नतम जो बिंदु है उस पर तो अधिकतम होता है, उच्चतम जो बिंदु उस पर सबसे कम होता है। हाँ जी, तो देखो सेंटर सर्कुलर जो पाथ होता है ना उसमें जो वेग में जो चेंज होता है ये सही फॉर्मूला है 2v sin θ/2। क्योंकि विस्थापन में जो परिवर्तन होता है ना डेल्टा r बराबर 2r sin θ/2 ये होता है। नेट जो एक्सीलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तब क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से 120 के बीच में हो तब क्या होगा। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं जब थीटा की जो वैल्यू है ए नेट जो है ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ थीटा एंगल बनाता है, AC की वैल्यू आपको दे ही रखी है। तो देखो जब थीटा की जो वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी तो स्पीड बढ़ेगी, और टेन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी A सेंट्रीपिटल बटे A टेंजेंशियल, A सेंट्रीपिटल बटे A टेंजेंशियल। इसके बाद में देखो यहाँ पे A टेंजेंशियल जो निकालेंगे A नेट कोस थीटा, और A सेंट्रीपिटल होगा A नेट साइन थीटा, इसके बराबर होगा ये। देखो इसी प्रकार यदि थीटा की जो वैल्यू 90 से 180 के बीच में हो, जब देखो ये सेंट्रीपिटल ये है और नेट जो है ना इधर है ऐसे, तो रिजल्टेंट जो है ना, हाँ तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90, स्पीड डाउन होगी इफ थीटा इक्वल्स टू 90, देन वी और ए क्या हो लेंगे पैरेलल होंगे। सॉरी देखो जब थीटा की वैल्यू 90 से 120 के 90 से 180 के बीच में होगी स्पीड डाउन होगी। कह रहा है कि यदि थीटा की वैल्यू 90 ही हो जाए तो वी वेक्टर और ए वेक्टर स्पीड जो होगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। देखो सर्कुलर जो मोशन होती है इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ω0² बटे 2α। जैसे वहाँ पे अपन पढ़ते हैं ना S बराबर u² बटे 2a, सेम टू सेम वही है। ये कार मूविंग ऑन ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव ब्रिज विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब आपकी जो कार है या तो उत्तल और अवतल जो ब्रिज है उस पर यूनिफॉर्म स्पीड से चले, तो उत्तल जो स्पीड है, उत्तल जो यहाँ पे जाएगी उत्तल पे, तो इस पे जो अभिलंब जो प्रतिक्रिया है mg माइनस v² बटे r, क्योंकि जब उत्तल होगी तो इस पे जो अभिलंब जो प्रतिक्रिया होगी mg माइनस v² बटे r, अवतल पे आएगी तो g प्लस v² बटे r ये हो जाएगी। यही बात यहाँ पे कह रखी है कि n कॉनकेव बराबर mg प्लस v² बाई कैपिटल R। और नेक्स्ट जो टॉपिक है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल टू मूव ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज, मतलब एक कॉन्वेक्स ब्रिज पे
चलने के लिए एक जो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो वी मैक्सिमम बराबर आर जी। देखिए कैनोनिकल पॉइंट पेंडुलम का टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी होता है। वैसे तो इसको कंपोनेंट में डिजोल्व करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल लिविंग कॉन्टैक्ट विद हेमिस्फीयर। किस ऊंचाई पे जो पार्टिकल है ना हेमिस्फीयर से कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो वी पी की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे 2GH का अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं, 2GH का ना, ये जो हाइट है ये 2GH है। तो देखो वीपी बराबर हो जाएगा, वीपी बराबर हो जाएगा लिविंग कॉन्टैक्ट विद हेमिस्फीयर। तो वीपी बराबर होता है 2GR 1 माइनस कोस थीटा, 2GR 1 माइनस कोस थीटा, 2GR 1 माइनस कोस थीटा। कहाँ पे आप पे कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, कोस थीटा बराबर हो गया H/R। ये पूरी ज्योमेट्री आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है फाइंड मिनिमम हाइट H सो दैट बॉडी में सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप। तो देखो यहाँ पे जो टोटल जो mgh है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/2 mv²। अब यहाँ पे जो वेग है ये कंप्लीट लूप करने के लिए ना रूट इस निम्नतम बिंदु है ना उस पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 5gr के बराबर होना है। तब यहाँ पे h बराबर आ जाएगी 5/2r हाइट आ जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन फॉर लाइट रिजिड रोड। देखो निम्नतम बिंदु पर वेग होगा √5gr, यहाँ पे टेंशन कितना होगा 6 mg, यहाँ पे देखो टेंशन कितना होगा 3 mg, वेलोसिटी कितनी होगी √3gr, और यहाँ पे हाईएस्ट जो पॉइंट है इस पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी √rg। फॉर स्ट्रिंग हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0, वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू। फॉर रोड हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन डज नॉट इक्वल टू 0 बट वेलोसिटी 0।